हेलो एवरीवन। आज से हमारी जो यूनिट सेकंड स्टार्ट होगी। फर्स्ट टॉपिक है हमारा एनालिटिक कंटिन्यूएशन का। एनालिटिक कंटिन्यूएशन क्या है कि एक मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी गिवन फंक्शन एनालिटिक फंक्शन को किसी लार्जर डोमेन पे एक्सटेंड करते हैं सो दैट वो लार्जर डोमेन पे भी क्या रहे, एनालिटिक रहे। मीन्स एनालिटिकली एक्सटेंशन ऑफ ए गिवन फंक्शन टू ए लार्जर डोमेन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनालिटिक कंटिन्यूएशन। सपोज ए फंक्शन, तो डेफिनेशन क्या होगी, सपोज ए फंक्शन f1z इज एनालिटिक इन ए डोमेन d1, देन इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन, एक फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए f2 विच इज एनालिटिक इन ए डोमेन d2 सच दैट फर्स्ट कंडीशन इज d2 हैज ए कॉमन पार्ट से d विद d1 एंड सेकेंड कंडीशन इज f1z इज इक्वल टू f2z फॉर ऑल z बिलोंग्स टू d। मीन्स f1 और f2 की वैल्यू कॉमन पार्ट पे क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए एंड d2 d1 के बीच एक क्या होना चाहिए, कॉमन पार्ट होना चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं, f2 एक एनालिटिक एक्सटेंशन होगी किसकी, फंक्शन f1 की फ्रॉम डोमेन d1 इनटू d2 वाया d। अगर रिवर्स में हम बोलना चाहिए तो रिवर्सली भी बोल सकते हैं कि f1z हमारी जो है f1z एनालिटिक एक्सटेंशन होगा f2 का फ्रॉम d1 इंटू d2, फ्रॉम d2 इंटू d1। Then this process of extension of the definition of the domain of a given function is called analytic continuation। मीन्स किसी फंक्शन को एनालिटिकली एक्सटेंड करना किसी डोमेन पे, वो प्रोसेस हमारा क्या होता है, एनालिटिक कंटिन्यूएशन। तो किसी फंक्शन f2 को f1 की हम एनालिटिक कंटिन्यूएशन बोलेंगे अगर ये वो फंक्शन ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करे। डोमेन के केस में उसका डोमेन d1 के साथ एक कॉमन पार्ट होना चाहिए एंड फंक्शन जो है हमारे दोनों इक्वल होने चाहिए कॉमन पार्ट पे। देन हम बोल सकते हैं कि f2 f1 की क्या है, एनालिटिक कंटिन्यूएशन फ्रॉम डोमेन d1 इंटू d2। एंड ये जो प्रोसेस है एनालिटिक एक्सटेंशन का, ये ज़रूरी नहीं है कि हर फंक्शन के लिए एग्जिस्ट करें। मीन्स हर फंक्शन के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर फंक्शन के लिए हमें एक ऐसा फंक्शन मिले जो किसी लार्जर डोमेन पे क्या हो, एनालिटिक हो और ये कंडीशन होल्ड करे। मीन्स हमेशा ये प्रोसेस ज़रूरी नहीं है कि हर फंक्शन के लिए होल्ड करेगा। तो इस नोट क्या है कि इट इज़ समटाइम्स इम्पॉसिबल टू एक्सटेंड ए फंक्शन एनालिटिकली बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ द डोमेन। मीन्स किसी एक स्टेज पे हमें एक ऐसी डोमेन मिल जाएगी, एक ऐसा रीजन मिल जाएगा कि उसके बाहर हम जो है फंक्शन को एनालिटिकली एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो जो वो रीजन हमें मिला, वो जो बाउंड्री हमें मिली, उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल बाउंड्री। कि इस बाउंड्री के बियॉन्ड फंक्शन एनालिटिक हो ही नहीं सकता। तो जो बाउंड्री होगी वो हमारी क्या होगी, नेचुरल बाउंड्री। तो एग्जाम्पल फर्स्ट देखेंगे, लेट f1z इज इक्वल टू समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी zn, दिस इज अवर फंक्शन फर्स्ट, एंड f2z इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1/2 1 प्लस z/2 रेज्ड टू द पावर n, दिस इज अवर फंक्शन सेकेंड। And this first is convergent, as we already know this function is the summation series of 1 upon 1 minus z, and this is convergent if and only if this region, in this region, that is mod z less than 1. So f1z is analytic in this region. Means this is our domain d1, and also the second series convergent for 1 plus z divided by 2. This series is convergent if this part is less than 1. So this part will become 1 plus z less than 2 and has a sum function. This is the infinite series. If we are open it with the value of n, then it's become infinite series. And for infinite series we have formula a upon a upon 1 minus r. So this is the sum of this summation series second, एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस जेड। तो क्या हुआ, हमारे पास जो फंक्शन गिवन था f2 वो क्या बन गया, f1 ही बन गया 1 अपॉन 1 माइनस जेड। किस डोमेन पे, 1 प्लस जेड प्लस का मोड जो होगा लेस देन 2। तो ये जो रीजन है हमारा, ये क्या है, यूनिट डिस्क, एंड दिस इज द रीजन फॉर विच 1 प्लस जेड मोडलेस लेस देन 2। तो जो f2 है हमारा R2 में एग्जिस्ट कर रहा है और f1 हमारा क्या है, d1 कह सकते हैं या r1 में क्या है, एनालिटिक है। हमें कंडीशन मिल गई कि f1 इज इक्वल टू f2 किस पे हो जाएगा, इस कॉमन पार्ट पे हो जाएगा जो d1 इज इक्वल टू d2 के है, क्योंकि f2 यहाँ पे इस पार्ट में क्या है, f1 इटसेल्फ है, तो इस पार्ट में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा f1 के। तो f2 को हम क्या बोलेंगे, एनालिटिक कंटिन्यूएशन है किसकी, f1 की।
सिमिलरली ये सेकंड एग्जांपल आपको देख लेना है। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन एलिमेंट किसे बोलते हैं। एन एनालिटिक फंक्शन एफ जेड विद डोमेन डी इज कॉल्ड फंक्शन एलिमेंट। मीन्स अगर ये नोटेशन हमारी है जहाँ पे ये फंक्शन एफ है, ये एनालिटिक फंक्शन है किसी डोमेन पे, तो इस नोटेशन को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन एलिमेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी कंप्लीट एनालिटिक फंक्शन। सपोज एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन in a given domain D and let us form all analytic continuation of this element. Means for a given analytic function f which is defined on D, we have to find all possible analytic continuation of this function f. Say these continuation analytic extension are f1 which is defined on D1, f2 which is defined on D2 and fn is defined on Dn. Of these continuous such that we can write fz as fz is equal to f1z because f1z is the analytic continuation of f from D into D1. सो इस केस में जो f1 f2 है, f1 और f हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो अगर z हमारा D1 से बिलोंग करेगा तो f की वैल्यू f1z की इक्वल हो जाएगी। अगर z हमारा D2 से बिलोंग करेगा तो f की वैल्यू f2z की इक्वल हो जाएगी। सिमिलरली अगर z हमारा Dn से बिलोंग करेगा तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, f1z। तो इस टाइप के फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एनालिटिक फंक्शन और कंप्लीट एनालिटिक कॉन्टिन्यूएशन। इन दिस प्रोसेस ऑफ एनालिटिक कॉन्टिन्यूएशन, सिमिलरली इसमें हमारे पास क्या होगा कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हर फंक्शन के लिए इस तरह से हमें एनालिटिक एक्सटेंशन मिलती जाए। तो एक डोमेन ऑफ बाउंड्री हमारे पास एग्जिस्ट कर जाएगी कि बियॉन्ड दैट बाउंड्री वी कैन एक्सटेंड दैट फंक्शन एनालिटिकली, देन दैट बाउंड्री इज अवर नेचुरल बाउंड्री। एंड अब हमारे पास सपोज करिए कि इस तरह से कोई बाउंड्री मिल गई, कोई बाउंड्री मिल गई किसी डी की, कि जो फंक्शन एफ जो इस डोमेन पे डिफाइन है उसके बाहर ये फंक्शन एनालिटिक हो ही नहीं सकता। मीन्स ये जो बाउंड्री है ये हमारी अगर नेचुरल बाउंड्री है, तो नेचुरल बाउंड्री का मीनिंग यही तो हुआ कि अगर कोई नेचुरल बाउंड्री आपको मिल गई तो उससे बाहर फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे एनालिटिक नहीं हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी। तो नेचुरल डोमेन से बाहर के जो पॉइंट आपके क्या होंगे, वो बाय डेफिनेशन क्या बन जाएंगे, आपके पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी। तो ये वही यहाँ पे लिखा है कि ए पॉइंट लाइंग आउटसाइड द नेचुरल बाउंड्री इज नोन एज द सिंगुलरिटी ऑफ द कंप्लीट एनालिटिक फंक्शन और कंप्लीट एनालिटिक कॉन्टिन्यूएशन। अब हमें देखना कि यूनिकनेस ऑफ द एनालिटिक कॉन्टिन्यूएशन। सो इसमें हम क्या करेंगे, यूनिकनेस शो करने के लिए हमें क्या गिवन है कि मान लीजिए एफ जो फंक्शन है आपका वो एनालिटिक गिवन है किसी डोमेन डी पे, फिर हमारे पास डोमेन है D1 D2 सच दैट जो f1z है वो एनालिटिक कॉन्टिन्यूएशन है f की ऑन द डोमेन D1 एंड f2z इज आल्सो एन एनालिटिक कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन fz ऑन द डोमेन D2 D2। सो अगर हमारे पास ये रीजन इस तरह का बनता है कि अगर इंटरसेक्शन D1 एंड D2 का हमारा कॉमन है D के साथ और D1 D2 भी क्या है आपके इंटरसेक्शन रखते हैं, तो ये हमारा D1 हो गया, ये D2 और ये D। यहाँ पे F फंक्शन है, यहाँ पे F1, यहाँ पे F2। अब जो ये इंटरसेक्शन में जो D1 और D2 का इंटरसेक्शन है उसको हमने नाम दे दिया D3। अब क्या है, F1 इज एनालिटिक कॉन्टिन्यूएशन ऑफ F in the domain D1, so F is equal to F1 on D1 and F is equal to F2 on D2। अब जो D3 है ये क्या है, अगर मैं इसको ये बोलूँ कि D और D1 का इंटरसेक्शन है तो भी ठीक है, अगर मैं ये बोलूँ कि D और D2 का इंटरसेक्शन है तो भी ठीक है। तो F1 इज इक्वल टू F1 और F इज इक्वल टू F2 ऑन D3। तो हमें शो करना है कि जो हमारा कॉमन रीजन है ये D3, इस पे जो F1 की वैल्यू और F2 की वैल्यू वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अगर हम F1 F2 दो एनालिटिक कॉन्टिन्यूएशन लेके चलें तो हमने दिखाना कि इस तरह का रीजन अगर हमारे पास बनता है D3 टाइप का, तो उस केस में हमारी जो एनालिटिक कॉन्टिन्यूएशन है वो क्या हो जाएगी, इक्वल। सो हमें क्या गिवन है कि लेट Fz बी एनालिटिक फंक्शन इन ए डोमेन D विच इज ओवरलैप्ड बाय द डोमेन D1 and D2 and which have an intersection D3 itself overlapped with D। मीन्स
जो इंटरसेक्शन है D1 D2 का वो भी किससे ओवरलैप्ड है, डोमेन D से। नाउ वी हैव टू सपोज दिस f1z इज एनालिटिक continuation ऑफ द फंक्शन fz into D1 and f2 is analytic continuation of fz into D2. Then either of these f1 or f2 provide an analytic continuation f of f on into D3 because जो D3 था हमारा वो D1 D2 and D का कॉमन रीजन था। तो हम उस केस में f1 को भी एनालिटिक कॉन्टिन्यूएशन बोल सकते हैं f की, या हम f2 को बोल सकते हैं f की एनालिटिक कॉन्टिन्यूएशन। कॉमन रीजन पे हम दोनों को क्या बोल सकते हैं, एनालिटिक कॉन्टिन्यूएशन। बट हमें शो अब क्या करना है कि उस केस में f1 f2 आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल। नाउ वी एसेट दैट द रिजल्ट ऑफ दीज टू प्रोसेस ऑफ कॉन्टिन्यूएशन आर द सेम विच विल प्रूव द रिजल्ट। तो हमारी जो यूनिकनेस है वो क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी यहाँ से। टू प्रूव दिस वी नोट दैट द फंक्शन f1 माइनस f2z इज एनालिटिक थ्रू आउट D3 बिकॉज f1 D3 क्या है, D1 और D2 का कॉमन पोर्शन है। तो f1 भी उस पर एनालिटिक है, f2 भी एनालिटिक है, दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा, एनालिटिक होगा। सो f1 माइनस f2z इज एनालिटिक थ्रू आउट D3, दैट इज इट हैज़ ए जीरो इन द पार्ट ऑफ D3 विच इज ओवरलैप्ड विद D। सिंस इन दैट पार्ट ऑफ D3 पार्ट में हमारे पास क्या है, हम बोल सकते हैं या तो fz is equal to f1z equal to f2z for all z belongs to D because both are the analytic continuation of the function f. So यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, f1 minus z is equal to f1 minus f2z is equal to 0 for all z belongs to D and यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, f1z is equal to f2z for all z belongs to D. That is we have to prove कि ये जो इस तरह का जो अगर हमारे पास ये कॉमन पार्ट बन रहा है, जैसे ये D था, ये D2 था, ये D3 था, ये जो कॉमन पार्ट बन रहा है हमारे पास ये वाला D3, अगर किसी गिवन डोमेन में इस तरह का इंटरसेक्शन हमारे पास आता है तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो ये एनालिटिक कॉन्टिन्यूएशन थी इस पार्ट के लिए क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, यूनिक हो जाएंगी। अगर इस तरह के आपके पास डोमेन में इस तरह का स्ट्रक्चर आपका नहीं फॉर्म हो रहा है देन हम यूनिकनेस के बारे में मतलब क्लियरली कुछ नहीं कह पाएंगे। तो ये था हमारा यूनिकनेस ऑफ एनालिटिक कॉन्टिन्यूएशन। ये थी बेसिक डेफिनेशन थी हमारी एनालिटिक कॉन्टिन्यूएशन की। इसके बाद हम डिफरेंट कंडीशन पे एनालिटिक कॉन्टिन्यूएशन को स्टडी करेंगे 3 to 4 थ्योरम।